सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल अपडेट जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लो, जिससे आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। अब देखो, इस कंपनी ने 2024 के फाइनेंशियल ईयर में जितना रेवेन्यू जनरेट किया था उसका 77% हिस्सा पैसेंजर कार्स वाले सेगमेंट से आया था और 23% जो हिस्सा था वो कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट से आया था। और इस कंपनी ने 2024 के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बताया था कि 2 से 3 सालों में कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट से भी एक अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगी, ऐसा कंपनी का एम भी है। अब दोस्तों फिलहाल अपडेट यहाँ पर यह है कि कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स पे अच्छा खासा फोकस कर रही है। अब देखो, ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, बट जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है या जो कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डील करती है उससे कंपनी जुड़कर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टारगेट कर रही है। अब देखो दोस्तों, इनडायरेक्टली देखा जाए तो कंपनी को कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट में घुसना है। अब कंपनी डायरेक्टली भी घुस सकती है और इनडायरेक्टली भी घुस सकती है। तो फिलहाल देखा जाए तो न्यूज़ एक निकल के जो आ रहा है वो इनडायरेक्टली वाला है। KPIT टेक्नोलॉजी ने एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है गियरसॉफ्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है। और इस एक्विजिशंस का जो वैल्यू है वो $191 मिलियन का है। अब ये एक्विजिशंस का एक्चुअल में मेन एम क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि इस एक्विजिशन से कंपनी टारगेट करेगी ऑफ हाईवे ट्रक एंड बस वाले सेगमेंट्स को। कैसे टारगेट करेगी? क्योंकि केयर सॉफ्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली इसी में बिजनेस करती है। ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स जो होते हैं, बस वाले जो सेगमेंट्स होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती हैं। यानी कि इसका मेनली क्लाइंट वो कंपनी है जो कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब उसको इसने एक्वायर कर लिया है, यानी कि केयर सॉफ्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन को। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास जो भी क्लाइंट आएंगे और जो भी इनको रेवेन्यू मिलेगा वो रेवेन्यू इनडायरेक्टली देखा जाए तो KPIT टेक्नोलॉजी के पास जाएगा, और जिस पे KPIT टेक्नोलॉजी का फोकस भी है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ डिटेल्स के बारे में, तो ये कंपनी 2024 के फाइनेंशियल ईयर में $51 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट की थी। यानी कि ठीक ठाक रेवेन्यू भी इसका अभी के टाइम पे जनरेट होता है और आगे चलकर KPIT टेक्नोलॉजी के अंडर ये आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि और भी रेवेन्यू बूस्ट हमें देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि KPIT टेक्नोलॉजी के जो कंसोलिडेटेड नंबर्स होंगे वो हो सकता है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी वैसे ही हमें देखने को मिलेंगे जैसा हमें 2025 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिले थे। तो ये सारी जो न्यूज़ हैं, इन सारी न्यूज़ की वजह से KPIT टेक्नोलॉजी आज के दिन फोकस में है। बाकी लॉन्ग टर्म में आपका क्या व्यू है KPIT टेक्नोलॉजीज़ को लेकर वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो देखो दोस्तों, 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू देखने को मिला था इनके कंप्लीट बिजनेस मॉडल से, वो हमें अच्छे ही देखने को मिले थे। बट हम बात करें 2025 के सेकेंड हाफ की, तो वहाँ पर एक सेगमेंट कंपनी का वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा था, और वो सेगमेंट था ट्रांजैक्शन चार्जेस का, जहाँ से कंपनी को सेकंड हाफ में डी ग्रोथ फेस करना पड़ा था। अब इसके रीजंस क्या थे उसको ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस कर रखा है। और 2025 के फर्स्ट हाफ की बात करें तो वहाँ पर मार्केट में एक बुल रन देखने को मिल रही थी, जिस वजह से IPO इनकम से कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। एनुअल इशूर चार्जेस से भी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिला और ऑनलाइन डेटा चार्जेस से भी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिला।
अब सेकंड हाफ में ये सेगमेंट कंपनी का वीक परफॉर्म कर गया, इस वजह से कंपनी के कंप्लीट जो ग्रोथ थी वो वैसी हमें देखने को नहीं मिली जैसी देखने को मिल सकती थी। बट फिर भी अगर ग्रोथ देखोगे तो उसको हम ख़राब भी नहीं बोल सकते, उसको भी हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। बट ट्रांजैक्शन चार्जेस में इतना बड़ा डी ग्रोथ हमें इसलिए देखने को मिला था दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें इक्विटी एवरेज डेली टर्नओवर की, तो फर्स्ट हाफ में हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली। बट सेकेंड हाफ में अगर देखोगे तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली थी, उस वजह से क्या है कि ये जो टर्नओवर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरता हुआ नज़र आ गया था, मतलब सेकंड हाफ को सेकंड हाफ से अगर हम कंपैरिजन करें तो। बट फर्स्ट हाफ में नंबर इतने अच्छे थे कि पूरे फाइनेंशियल ईयर को अगर हम कंपैरिजन करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। यानी कि मार्केट की वॉलेटिलिटी अगर मान लो थोड़ा शांत होती है तो इन फ्यूचर ट्रांजैक्शन चार्जेस से कंपनी वैसा ही रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर सकती है जैसा हमें फर्स्ट हाफ में जनरेट करती हुई दिख रही थी। तो Q4 के अर्निंग्स के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने CDSL से रिलेटेड जो कमेंट्री किया है वो वीक है, बट कुछ ब्रोकरेज हाउस ने कमेंट्री थोड़ा सा पॉजिटिव भी किया है, जिसमें एक नाम आपको नुवामा का देखने को मिलता है। अब नुवामा ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हैं CDSL से रिलेटेड, जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, बताया यहाँ पर यह गया है कि अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो Q4 में कंपनी का प्राइमरी मार्केट से कुछ खास रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्राइमरी मार्केट का बेसिकली मतलब क्या होता है वो समझ लो, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का मतलब, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। प्राइमरी मार्केट का मतलब ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटीज़ जब मार्केट में लिस्ट होती है और पहली बार जब हम उसको सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट मतलब कोई भी कंपनी जब पहले से ही लिस्टेड है उसमें हम बाई सेल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट बेसिकली आप IPO वाले मार्केट को बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि लिस्ट होने के बाद हम सेल करते हैं। और IPO वाला मार्केट अगर ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी मार्केट अच्छा कर रहा है, इस वजह से हमें प्राइमरी मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है। तो अगर हम Q4 की बात करें तो सिर्फ 10 मेन बोर्ड IPOs हमें देखने को मिले, जो कि 16,000 करोड़ के आसपास रेस करती हुई नजर आई। और जितना ज़्यादा IPO हमें देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा CDSL जैसी कंपनीज हमें प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखेगी, जो कि इस Q4 में हमें देखने को मिला नहीं। और यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि अगर सेकेंडरी मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो हमें वीक देखने को मिली है, इस वजह से प्राइमरी मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो हमें स्लो होती हुई देखने को मिली थी। और इस वजह से कंपनी को इम्पैक्ट फेस करना पड़ा था अपने कॉर्पोरेट एक्शन या फिर बोल सकते हैं IPO रेवेन्यूज़ में। और यही इम्पैक्ट हमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू नुवामा रिसर्च रिपोर्ट। अब इन सारी चीज़ों पे आप चाहो तो थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो अगर आप CDSL के इन्वेस्टर हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात करें तो CDSL जैसी कंपनीज़ का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अलग है। तो लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से कंपनीज़ को प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने को मिली होंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों, आज के दिन पॉलीकैब इंडिया काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलेंगे। अर्निंग्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके नंबर्स अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो अर्निंग्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर अर्निंग्स का वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अर्निंग्स मार्केट के हिसाब से हमें देखने को मिली भी है या नहीं। तो देखो दोस्तों, मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिखाया था। इस बार मार्केट उम्मीद कर रही थी करीब 6,700 करोड़, यानी कि Q1Q बेसिस पे 1,500 करोड़ बढ़कर रेवेन्यू देखने को मिलेगा, ऐसा मार्केट का उम्मीद था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 1,000 करोड़ की जंप देखने को मिल सकती है, ऐसा मार्केट ने उम्मीद किया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अर्निंग्स में जो रेवेन्यू है वो काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि लगभग 6,900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। बट यही सेम चीज़ को अगर आप ब्लूमबर्ग के साइट में देखें तो वहाँ पर जो इसके रेवेन्यू से एक्सपेक्टेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया का एक्सपेक्टेशन मेंशन है, जिसमें ये रेवेन्यू है 8,202 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है रेवेन्यू से। ये नंबर है प्रॉफिट का। 634 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है कंपनी के नेट प्रॉफिट से। 1,109 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है कंपनी की EBITDA से। और 13.5 ये परसेंट है, 13.5% की मार्जिन की एक्सपेक्टेशन है। तो ब्लूमबर्ग के अगर रेवेन्यू को छोड़ दें तो हर पैरामीटर पे इसके जो नंबर्स हैं वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से बीट करते हुए नजर आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद मैं एक चीज़ देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ, और वो होगा कंपनी के मैनेजमेंट के गाइडेंस। क्योंकि अभी रिसेंटली अडानी अल्ट्राटेक के स्टेटमेंट की वजह से पिटी तो थी पॉलीकैब इंडिया, KEI इंडस्ट्री,
बट अब मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है इन सारी चीज़ों को लेकर, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट क्या रेवेन्यू गाइडेंस देती है, इबिट्टा गाइडेंस देती है और मार्जिन गाइडेंस देती है, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसने दोस्तों रिसेंटली बोनस स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। 1:1 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट थी और 3:2 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट थी। अब ये कंपनी ने 28 अप्रैल को उसका रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दिया है। नाम क्या है कंपनी का? तो नाम है दोस्तों नवकार अर्बन स्ट्रक्चर लिमिटेड। अब दोस्तों ये जो स्प्लिट की और बोनस की न्यूज़ है, इसका रिकॉर्ड डेट एग्जैक्ट है क्या? तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 9 मई का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा इस कंपनी का, वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा कंपनी में स्प्लिट और बोनस के लिए। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।